हेलो बच्चों, तो आज मैं आंसर की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका मैं सभी के सभी आज एक नंबर वाला क्वेश्चन को मैं आज मैच करा देता हूं। तो बच्चों आप पे आज ध्यान से अपना आंसर की मिलाइएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन की जवाब मिल जाएगा। सही सही मिलेगा, 100% सही मिलेगा। तो बच्चों बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए चलिए अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बच्चों आप लोग कितना सही बनाए हैं कितना गलत बनाए हैं आज कंफर्म यहाँ पे हो जाता है। ओके बच्चों, तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहें, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा आंसर बता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 16 का मिलान चिन्ह क्या होता है, यानी 16 का मिलान चिन्ह क्या है। तो देखो बच्चों 16 का मिलान चिन्ह हमें होता है, तो 16 का मिलान चिन्ह हमें ये है बच्चों, सेकेंड वाला बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसको मिलान चिन्ह होता है। ओके बच्चों, तो आप अगर बी मारे हैं तो सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रयोगिता क्या होगा। जब एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके चित आने की प्रयोगिता क्या होता है। तो देखो बच्चों अगर आप बी मारे हैं तो सही है, क्योंकि कोई भी सिक्का को उछाला जाता है तो चित आने की प्रयोगिता को 1/2 बोलते हैं। इसी का चित का आने की प्रयोगिता क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। तो आपको बी अगर सही मारे हैं तो अच्छी बात है। ओके, ये आपका बी हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो आपको पता है कि tan थीटा √3 का इस ऑप्शन में से किसका मान जो होता है √3 होता है। 90 डिग्री का मान होता है √3, या 45 डिग्री का मान √3 होता है, या 30 डिग्री का मान 3 होता है, या 60 डिग्री का। तो देखो बच्चों tan थीटा जो होती है √3, तो थीटा का मान जो होता है वो ई कंडीशन में होता है 60 डिग्री में। अगर कोई तुमसे पूछे कि √10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। तो 60 डिग्री के अंदर में ये √3 आता है। ओके बच्चों, तो अगर आप डी मारे हैं तो आपको ये आंसर सही होना चाहिए, ये आपको सही हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कह रहा है कि इनमें से a+b का स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर का सूत्र कौन सा है। तो देखो बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -3ab, और b में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये है d है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ac। तो देखो बच्चों हमें सीधी पता चल रहा है कि a+b का फॉर्म में a+b का फॉर्मूला जो होता है, a+b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार भी लिखते हैं, या तो ऐसे भी लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके बच्चों, तो आपको जो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में ये जो दिया गया है a+b जो है ये इसका फार्मूला इस टाइप के दिया गया है, और ऐसा भी फार्मूला होता है बट ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में आपको ये जो फर्स्ट फार्मूला है ये इस टाइप से दिया गया है। तो ऑप्शन 4 क्वेश्चन 4 जो है इनमें से आपको सी जो हो जाएगा सही क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। सी क्या हो जाएगा, सही क्वेश्चन होगा, क्योंकि a+b के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ओके बच्चों, तो आपको सी अगर मारे हैं तो आपको सही है। ओके बच्चों, चलिए
5 क्वेश्चन को चालू करते हैं। 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखो बच्चों 5 क्वेश्चन कहा गया है कि 2 लगातार संख्याओं का मस्सक क्या होगा। तो बच्चों 2 लगातार संख्याओं का मस्सक हमेशा जो होता है 1 के बराबर होता है, यानी 1 होता है। तो जो आप डी जो है आंसर आपको डी सही हो जाएगा। अगर आप डी मारे हैं तो डी आपको सही है। ओके बच्चों, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप डी मारे हैं तो सही है, अन्यथा अगर 4 मारते हैं तो आपको गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, और डी मारे हैं तो आपको सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखो बच्चों ऑप्शन में ए में दिया है 27, बी में 35, सी में 13 और डी में 56। पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखो बच्चों अभाज्य संख्या जो होती है अभाज्य संख्या जो होती है संख्या जो होती है जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और अपने आप से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो बच्चों अभाज्य संख्या जो होती है 2 से चालू होती है, ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या हुआ, 3 हुआ, 5 हो गया, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 23 हुआ। ओके, ये इस टाइप से अभाज्य संख्या होती है जो एक और अपने आप से कटती है। और ले सकते हैं बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि ये सब जो संख्या है, ये सब संख्या जो है एक और अपने आप से कटेगा, इसके अलावा और कोई से नहीं कर सकता है। तो बच्चों अगर आप इसमें से अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, अच्छे तरीक़ा से पढ़े होंगे, तो 6 क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखो बच्चों 27 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि 27 जो होता है, देखिए 27 जो आपको हो जाएगा, ये हमारा 27 ऑप्शन ए में है। तो ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या ये नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये 3 से भी कटता है, ओके, 9 से भी कटेगा, ओके, तो ये और संख्या से कट रहा है और एक अपने आप से कटेगा। ओके बच्चों, तो देखिए ये 2 और से कट रहा है, 3 और 9 से और कट रहा है। ओके बच्चों, तो ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं। अभाज्य संख्या का नियम है कि जो एक और अपने आप से ही कटे। तो ये तो अदरवाइज 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये अभाज्य संख्या हमें नहीं होगा। ओके, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। 35 जो होगा, देखिए बच्चों ऑप्शन बी में जो है 35 दिया है, तो 35 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए 35 भी क्या है, 35 जो कटता है, देखिए क्या क्या से कटता है, 5 से कटेगा, ओके, 7 से भी कटेगा, ओके, 7 से भी कटेगा। तो ये क्या है कि एक और अपने आप से नहीं कट रहा है, ये और संख्या से कट रहा है। देखिए 2 और संख्या से, 5 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। ओके, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यही ऑप्शन, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपको आंसर सही नहीं है। ओके, आगे चलिए डी सी जो देखते हैं, सी क्या कह रहा है, 13। तो 13 ये जो है आपका अभाज्य संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों देखिए आपको सी जो है 13, तो 13 जो होता है 1 से कटेगा और एक अपने आप से कटेगा, इसके अलावा और कोई से कट ही नहीं सकता है। न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। इसीलिए आपको क्या हो जाएगा बच्चों, 6 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन में आपको सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपको सही आंसर होगा। अगर आप सी मारे हैं तो आपको अच्छी बात है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है।
तो देखो बच्चों, परिमेय जो संख्या जो होती है जिसे हम p बटा q के रूप में दर्शा सकते हैं। परिमेय का मतलब जो होता है कि p बटा हम q के रूप में उसको हम दर्शा सकते हैं, p बटा q के रूप में होता है। तो देखो बच्चों, √5 जो है ऑप्शन ए का √5 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको हम p बटा q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। ओके, तो ये तो ऐसी गलत हो गया, ये तो ये कैंसिल ऐसी हो गया। b जो है ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ओके बच्चों, सी भी है, ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है कि 4 माइनस √5 ये हमारा परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। अब डी जो आपका सही आंसर है। अगर आप डी मारे हैं, क्योंकि √16 जो है ये आपको परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका 16 का वर्गमूल 4 आ गया, जिसका हम p बटा q के रूप में दर्शा सकते हैं। तो आपको डी मारे हैं तो आपको 1 नंबर मिल सकता है। ओके बच्चों, तो डी आपको सही आंसर हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में कहा गया है कि √5 एक क्या है। तो देखो बच्चों, अभी हमने 7 को जिस प्रकार किए उस प्रकार इसमें दर्शाना है कि √5 एक क्या है। तो देखो बच्चों, √5 एक परिमेय संख्या ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में है पूर्ण है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, √5 जो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। √5 जो होती है हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अगर आप बी मारे हैं, 8 का अगर बी मारे हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो आप अपरिमेय संख्या मार सकते हैं। ओके बच्चों, अगर मारे हैं तो आपको मिल जाएगा नंबर। ओके बच्चों, बहुत ही आप लोग को इजी क्वेश्चन दिए थे, कोई ऐसा हार्ड नहीं था बच्चों। अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लिए होंगे तो आप, हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी को सभी सही मार सकते हैं और मार लिए होंगे। ओके बच्चों, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ये मैथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ओके, तो आप पे ज़रा सा भी मेहनत किए हैं तो आप ये क्वेश्चन को भी सही मार दिए होंगे। ओके, देखिए बच्चों, ये तो आप सभी स्टूडेंट मार्क दिए होंगे, ऐसा बात नहीं है। 9 क्वेश्चन जो कह रहा है एक दिन में कितना घंटा होता है। ओके बच्चों, तो एक दिन में हमें ऑप्शन में दिया गया है क्या, 36 घंटा होगा या 12 होगा, सी में 24 होगा या 42 होगा। तो बच्चों, आपको ये बच्चा जानता है कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो आपको सी जो होगा आपको सही होगा। ये तो आप सी मारे होंगे, हमें विश्वास है कि आप लोग सी मारे होंगे। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग सही से मारे होंगे। ओके, तो अगर सी मारे हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके, चलिए 10 क्वेश्चन को देखते हैं। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है। तो देखो बच्चों, पहले द्विघात समीकरण का मतलब समझ जाते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है, तब ऑप्शन को मारते हैं। तो देखो बच्चों, द्विघात समीकरण, तो देखो बच्चों, द्विघात समीकरण का नियम है कि जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात स्टार्टिंग 2 हो, उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है, ये आपको ए जो हो गया x का गुणांक हो गया। x का गुणांक क्या है? a है, और x का घात कितना है? स्टार्टिंग 2 है। तो जिसकी घात 2 हो उसी को हम द्विघात फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, उसी को क्या लिख सकते हैं? द्विघात फॉर्म में लिख सकते हैं। मगर ये पूछ रहा है व्यापक रूप, तो व्यापक रूप हमारा a हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ax² + bx + c = 0, यही इसका व्यापक रूप होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है इस फॉर्म में लिखाता है a² + bx + c = 0। ये आपको नहीं होगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का फॉर्म में नहीं आता है। ये आपको नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी इसमें भी आपको कोई नहीं होगा। तो आपको राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमेशा इस टाइप का होता है, जहाँ ए नो इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0। ओके,
तो आप अगर 10 को ए मारे हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A अनुपात B बराबर क्या होता है, यानी सूत्र के रूप में पूछा गया है कि A/B का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो बच्चों, ऑप्शन ए में दे रखा है A/B गुने B/C गुने BC/CA। ऑप्शन बी में दे रखा है A/B। ऑप्शन सी में दे रखा है BC और डी में दे रखा है AD बराबर BC। तो बच्चों आपको आंसर जो होगा इसमें से A/B का फॉर्मूला जो होता है B होता है। क्या होता है? B। आप लोग पढ़े हैं कि A/B का होता है फॉर्मूला A/B होता है। तो अगर आप B मारे हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके बच्चों, आई होप कि आप सब मार चुके हैं, अच्छी बात है। ओके, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ओके बच्चों, तो आपको BE वाला सही हो जाएगा, ये B आपको सही आंसर है। ओके, चलिए 12 को देखते हैं। 12 में क्या कह रहा है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। ये इसका फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। तो देखो बच्चों, ऑप्शन में ए में दे रखा है लसा गुने मौसा होता है, या बी में दे रखा है अंशों का मौसा बाटा हरों का लसा, और सी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो होता है लसा गुने मौसा होता है। तो अगर आप ए मारे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके ओके, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है, हमें उम्मीद है कि आप लोग सही मारे होंगे। ओके, तो बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। अगर आप ज़रा सा भी मेहनत करेंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स आ सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन दिए थे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो यही आपको जो 1 नंबरीवा क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको बहुत ही सोच समझ के दिया गया है कि सभी बच्चों के लिए उपयोगी हो और सभी बच्चे हमसे बना सकें। ओके, तो अब ये जो है बी जो है क्या कर रहा है कि बी जो हमें किसका ये फार्मूला होता है, ये बी जो होता है हमें भीनों का लसा बराबर होता है। ये क्या होता है? भीनों का लसा बराबर होता है, यानी भीनों का लसा, इसका फार्मूला ये होता है अंशों का लसा, सॉरी बच्चों, ये भीनों का लसन है। पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। तो ये तो आपको राइट आंसर हो गया ए, मगर यहाँ लिखा है अंशों का मौसा बाटा हरों का लसन। इसका फार्मूला इसका क्या मतलब होता है? तो देखो बच्चों, भीनों का मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा बाटा क्या है? हरों का लसा होता है। इसका ये फार्मूला होता है ये। ओके बच्चों, तो ये तो आपको होगा नहीं, आपको जे होगा से ए होगा, सी नहीं होगा, न बी होगा। ओके बच्चों, अब देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 13 का कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, तब पर भी मिला देते हैं बच्चों। 12 इंच बराबर क्या होता है, यानी 12 इंच में कितना फीट होता है। ओके, तो 12 इंच में कितना फीट होता है? ऑप्शन ए है 1 फीट होगा, ऑप्शन बी है 2 फीट होगा, या ऑप्शन सी है 0.3 फीट होगा, या डी में 1 मील होगा। तो बच्चों आपको फीट में पता करना है, ये तो आप सभी जानते हैं कि ये 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। 12 इंच बराबर क्या होता है? 1 फीट होता है। तो आपको ए जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा।
12 इंच बराबर 1 फीट होता है। ओके, तो आपको ए अगर मारे हैं तो आपको 1 नंबर आपको आ सकता है, मिल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, तो 12 उम्मीद है कि आप लोग 12 अच्छे ढंग से मारे होंगे पढ़कर, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, यानी 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो बच्चों देखिए, आपको ए में दे रखा है 0.3937 इंच होगा, या बी ऑप्शन में दे रखा है 2.54 सेंटीमीटर होगा, या एक्स शेर होगा, या 1 सेंटीमीटर होगा। तो देखो बच्चों, आपको 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो बच्चों याद रखना है कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये आपको सही है, तो अगर आप बी मारे हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि 1 इंच बराबर, ये 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो आप ये सही है क्वेश्चन बी, तो अगर आप मारे हैं तो आपको ये मिल जाएगा 1 नंबर। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं 15 क्वेश्चन कह रहा है कि 4, 3, 9, 0, 6, 7, 5 में 9 का स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो देखिए कहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 है तो ये आपको 90,000 हो गया। कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,000 इसमें कहाँ है, ए होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, 900 है, सी भी नहीं होगा, ये भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि 9,000 है, और ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 है, ये ही हमारा आंसर हो गया। तो अगर आप डी मारे हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई और बात नहीं है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3, 2, 9, 0, 7, 5 में, देखिए बच्चों यहाँ गलती से हम प्रिंट करते समय यहाँ पे 9 लिखा गया था, बल्कि हम 7 लिखा हुआ है। यहाँ अगर 7 से चले होंगे तो बहुत अच्छा नंबर होगा। ओके, तो 3, 2, 9, 0, 7, 5 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कह रहा है। तो पहले देखो बच्चों, हमें क्या करना है, इसमें बता देते हैं। कितना है, 4 है ना, है नहीं, 3 से है, 3, 2, 9, 0, 7, 5 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, हमने ये जो है 7 का स्थानीय मान, तो देखो बच्चों अगर हम इस प्रकार लिखते हैं, पहले 7 का स्थानीय मान निकाल देते हैं, तो 7 × 10 = 70 आ गया, ये हमारा 70 आ गया। अब जातीय मान, तो जाति यही है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ जाति लिख दी है, 7 जाति है। अंतर पूछ रहा है, तो अंतर माने घटाव होता है, तो इसको घटा देंगे, तो 10 में से जाएगा 7, तो 3, 6, 63। अगर आप पे 63 ये ऑप्शन मारे होंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो ए इसका सही आंसर है। ओके बच्चों, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो देखो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड जो होती है वो प्राइम नंबर के रूप में होता है, यानी अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 10 × 10 भले गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, मगर ये अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है, क्योंकि 10 अभाज्य संख्या होता ही नहीं है। ओके, बी जो है, बी क्या कह रहा है, ये हमारा सही है, 1 सही मिल रहा है, 5 भी अभाज्य संख्या है,
मगर ये भी 5 अभाज्य संख्या है, मगर 10 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सी में चलते हैं, 2 अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, मगर गुना करते हैं, देखिए तो 1000 आता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 5 200 आ रहा है, मगर आना चाहिए कितना, इसका गुणनखंड आना चाहिए 1000। ओके बच्चों, तो सी भी हमारा ऑप्शन गलत है, ये भी नहीं होगा। देखिए डी है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 5 200 और 2 बचे 1000, यानी हमारा ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है और इसका फैक्टर भी हमारा सभी को सभी 1000 गुना कैला पर आ जा रहा है, तो डी आपको सही आंसर हो जाएगा। अगर आप डी मारे होंगे 17 के तो आपको सही आंसर 1 नंबर मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 18 के कि 24, 25 एवं 29 में से किसके अपवर्तक की संख्या अधिक है। तो देखो बच्चों, अपवर्तक की संख्या अधिक है, तो पहले हम सभी को किसका अपवर्तक क्या है वो पहले जान लेते हैं। पूछ रहा है क्या क्या, 18 के पूछ रहा है, 24 के पूछ रहा है, 25 के पूछ रहा है और 29 के पूछ रहा है, इसका अपवर्तक पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, इसका क्या क्या अपवर्तक होगा, 1 होगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 1 अपने आप से कटेगा। ओके, इसका ये अपवर्तक कितना हुआ 25, 1 5 और 1 अपने आप, 1 आपका अपने आप और 1 अपने आप। तो इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक अपवर्तक किसका है, यानी 18 का सबसे अधिक। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 है, इसका 8 है, ये कितना है 1 2 3, इसका 3 है और इसका 1 2, इसका 2 है। तो इसका सबसे अधिक अपवर्तक 8 है, तो किसका 8 है, तो 24 का सबसे अधिक अपवर्तक 8 है, तो 24 का सबसे अधिक है, तो इसलिए आपको ए हो जाएगा, आपको सही आंसर हो जाएगा। 24 का सबसे अधिक अपवर्तक है, अपवर्तक की संख्या है, समझ ना। 25 का नहीं होगा, 29 का भी नहीं होगा, डी का भी नहीं होगा। ओके बच्चों, तो अगर 18 के आप पे ए मारे हैं तो आपको सही है, 1 नंबर मिल सकता है और मिल जाएगा। ओके, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो बच्चों 19 में आते हैं, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो देखो बच्चों, ऑप्शन ए में है 4 होगा, कि या बी में 5 होगा, कि सी में 8 होगा, कि डी में 7 होगा। तो देखो बच्चों, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखो बच्चों, 1 और 10 के बीच, तो 2 हो जाएगा, 3 होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही आपको 1 और 10 के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4। तो अगर आपको 4 मारे हैं तो आपको 19 के अगर ए मारे हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 20 में कह रहा है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग लिखना है। तो प्रथम स्टार्टिंग होता है अभाज्य संख्या कितना से, 2 से, 2 अब प्लस योग यानी जोड़, वो 3 होगा। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग इस प्रकार होगा 5, 3 2 5। ओके बच्चों, ये भी हार्ड नहीं था। तो अगर आप बी इसमें अगर मारे हैं तो बी आपको सही होगा। ओके, अगर बी आप मारे हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके बच्चों, 21 से कह रहा है कि x³ माइनस, यहाँ पर भी क्वेश्चन में है x³ का मान लिखें यदि x बराबर 2 हो। तो देखो बच्चों, इस प्रकार इसका लिख सकते हैं 21 का x³ माइनस, हमें x बराबर दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, तो इसी को मान बिठा देना है यहाँ पे। तो x का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर x, 2 का क्यूब माइनस, इसमें होगा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस इसका भी क्या हो जाएगा 8, 8 में से आ जाएगा तो 0। तो आपको ऑप्शन ए माने होंगे तो सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, तो आपको 0 होगा, आपको इसका अंतर का अगर किए तो 0 आंसर आएगा। तो
तो आप ये मारे होंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। 22 को देखते हैं। तो व्यंजक 6 गुने 4 माइनस 2 भागा 2। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबसे ईजी क्वेश्चन ये है, इसमें सबसे ईजी क्वेश्चन है। देखिए 22 क्वेश्चन क्या है, 6 गुने 4 माइनस 2 भागा 2। तो देखिए ये आपको ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, अब भाग माइनस 2 भागा 2, इसका 1 आएगा, अगर 24 में से 1 जाएगा तो इसका 23 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, अगर आपको ए में 6 है, बी में 11 है, बी में 11 है, सी में कितना है, सी में 18 है और डी में 23 है, तो आपको आंसर कितना है बच्चों 23। अगर आप डी में अगर सही आंसर मारे होंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इनमें सोचने वाली बात नहीं है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो डी होगा इसका सही आंसर। ओके बच्चों, 23 में देखते हैं। भिन्न आकृतियों में से कौन सी आकृति रेखीय खंडों से बनी है। तो देखो बच्चों ये हमारा रेखीय खंडों से, तो देखो बच्चों ये सर्किलकार है, ये आपका रेखाखंड से बना हुआ है, ये आपको रेखाखंड, हालांकि डी भी आपका रेखाखंड से ही बना है। अगर दोनों में से अगर डी मारे होंगे और बी मारे होंगे तो आपको नंबर आ सकता है, नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बी और डी दोनों रेखाखंड से बना हुआ है। सी आपको रेखाखंड से नहीं बना हुआ है और ए भी आपको रेखाखंड से नहीं बना हुआ है। अगर बी और बी मारे होंगे या डी मारे होंगे, अगर दोनों में से कोई ऑप्शन मारे होंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आप ये भी मारे होंगे तो 1 नंबर मिलेगा। मान के चलिए ये बी नहीं मारे, डी मारे हैं, उसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि बी और डी ये दोनों रेखाखंड से बने हुए हैं। ओके, ये दोनों रेखाखंड से बने हुए हैं, तो आपको बी भी सही है और डी भी सही है, और ए और सी आपको गलत है। तो आप अगर ए मारे होंगे तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, सी भी मारे होंगे तो नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर आप बी मारे होंगे तो दिया जाएगा, सी भी डी भी मारे होंगे तो भी 1 नंबर दिया जाएगा आपको। तो बच्चों आज की 23 क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था, 23 के 23 हमने पूरा डिटेल में बता दिए हैं। आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अगर इस टाइप से मारे हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स आ सकता है। और बच्चों ऑब्जेक्टिव ही आपको नंबर्स अच्छे ढंग से ला सकती है, अच्छे मार्क्स ला सकती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें, ताकि ये भी समझ जाएं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना हल्का हल्का था, और इसके बारे में नहीं जानते होंगे वो भी आपको समझ जाए। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक है। मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 23 क्वेश्चन था, 23 के 23 मैंने पूरा का पूरा सोल्यूशन करके डिटेल में बता दिए हैं। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना नंबर का लिखा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मारा हूँ, कितना नंबर मेरा आ सकता है, क्योंकि मैंने आज पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ। इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो बच्चों आप एक बार और मिलाकर अपना आंसर मिला सकते हैं। आपके पास इस टाइप का आपको मिला होगा पेपर, और उसी पेपर से आप मिला सकते हैं। हालांकि आप लोग सभी जाने हैं कि हाँ मैंने कौन सा क्वेश्चन को कौन सा ऑप्शन मारे हैं, आपको सब पता होगा। तो आपको आंसर यहीं पे पता चल गया होगा कि हाँ हमने इतना क्वेश्चन को फाइट किया हूँ, इतना क्वेश्चन हम मारे हैं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा के पढ़ो, ताकि आप आगे बढ़कर कुछ कर सकें जीवन। बच्चों देखिए मैंने परीक्षा लेने से पहले मैंने कुछ लिखा था, यहाँ पे कुछ लिखा हूँ कि बच्चों आपका संघर्ष, आपका मेहनत ही आप लोगों की भविष्य बना सकता है। तो मन लगा के पढ़ो बच्चों, आप लोग भारत के भविष्य हैं बच्चों। अगर आज आप लोग अच्छे से गाइडलाइन अच्छे से पढ़ लिए तो आगे चल के आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे में जो जिसका माइंड कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से समझ गए तो उम्र के साथ साथ और विकसित होते जाता है, तो आगे चल के आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि हमें प्रॉब्लम है पढ़ने में और कुछ मानसिकता प्रॉब्लम है, तो बच्चों उसको आप अच्छे अच्छे फल फूल खाइए, अच्छे अच्छे विचार अपने मन में रखिए, निगेटिव विचार को हटाकर अपने पॉजिटिव क्रिएटिव
क्रिएटिविटी रखिए ताकि आपको नए नए विचार मन में आते रहे। और अच्छे ढंग से पढ़िएगा, अच्छे नियम रूल। और कोई टीचर, देखिए टीचर तो सभी होते हैं, ऐसा बात नहीं है। टीचर, बहुत से टीचर होते हैं जो बस किताबी ज्ञान दे देते हैं और उसे अच्छे अच्छे बात, क्रिएटिविटी वाला बात नहीं सिखाते हैं। क्योंकि हर इंसान को, जितने भी स्टूडेंट है, उसके अंदर पहले नई नई सोच भरना चाहिए। किस टाइप, कैसे पढ़ाएं, पढ़ाने का तरीका कैसे है। ये नहीं होता है कि केवल किताब से ही ज्ञान मिलता है बच्चों। किताब के अलावा अपने गांव में जो समाज होते हैं, समाज से भी अच्छे अच्छे ज्ञान ले सकते हैं। जो आपको ज्ञान बात और जो व्यक्ति बूढ़ बुजुर्ग से आपको सीखने के लिए मिलेगा, शायद वो आपको किताब में नहीं मिल सकता है। तो आप अपने अंदर नई नई विचार को उत्पन्न कीजिए, सकारात्मक रहिए, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने अंदर हमेशा क्रिएटिविटी का उत्पन्न कीजिए, नए नए सोच रखिए। ओके। संस्कार जो होती है बच्चों, पहले वाला संस्कार और का संस्कार, जो अब का संस्कार है और पहले वाला संस्कार में बहुत ही फर्क हो गया है। अब संस्कार नाम का चीज़ हट गया है बच्चों। पहले की बूढ़ बुजुर्ग संस्कार सिखाते थे। अब देखिए, आप लोग कंपेयर कीजिएगा गांव घर में, अपने कस्बे में केयर कीजिएगा कि बहुत लोग जो होते हैं, खासकर समाज में, समाज से दूर भागे जा रहे हैं। समाज क्या होती है, समाज में रहकर कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो समाज आज के ज़माने में नहीं मिल रहा है, एक्टिव नहीं मिल रहे हैं, यूनिट नहीं मिल रहे हैं, सब अपने मतलबी हो चुके हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग भारत के भविष्य हैं, अभी तुम्हारा भविष्य है, आप आगे चल के कुछ कर सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं, आपके अंदर क्षमता वो है, तो आप अपने अंदर पॉजिटिव माइंड रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ये नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपको जीवन में बहुत अभी लड़ाई को झेलना है, बहुत ही तकलीफ़ें आते जाते रहेगी। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उससे हार मान ले, नहीं, उससे लड़ना सीखो। जब आप इसका मतलब समझ जाएंगे, तब आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो बच्चों, अगर मेरी बात अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आप लोग को नए नए अंदाज में, नए नए तरीके से अपने विचार से आप लोग को बताते चलें। किताबी ज्ञान, किताब को जो किताब ज्ञान जो है उसके व्याख्या और अपने विचार से व्याख्या अंतर होता है बच्चों। जो किताब से दिया गया क्वेश्चन है वो अपने ढंग से बताइए। मैं नहीं कह रहा किताब मत पकड़ो, किताब से ही पढ़ो, मगर टीचर का मतलब होता है कि वो अपने लैंग्वेज में पढ़ाए। किस लैंग्वेज में बच्चे समझ रहे हैं वो परफेक्ट होगा। ओके। ऐसा नहीं कि किताब लिए और बोर्ड पे चढ़ गए और बच्चे लोग को लेक्चर देना चालू कर दिया और बच्चे लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइप की पढ़ाई आपको आगे चल के दिक्कत डाल सकती है। ऐसा पढ़िए कि हाँ, टीचर जो बोल रहा है उसको हर बात समझ में आ रहा है, स्टूडेंट को, बच्चे लोग के हर बात समझ में आ रहा है। ओके बच्चों, तो आप बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए अंदाज के साथ। जय हिंद मेरे दोस्तों।